एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम बीएमपी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो बीएमपी का जो ब्रिक वाला चैप्टर है बहुत ही अच्छे से हम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अपना जो अगला चैप्टर है वो स्टोन स्टोन को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टोन के बारे में अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, साथ के साथ आप चीज़ों को लिखते भी जाना, ज़्यादा सही रहेगा। और इसकी जो पीडीएफ है ना, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर लेना और ये पीडीएफ वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं, यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो 9340888849 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर आपके जो भी डाउट हो। स्टोन क्या होता है? स्टोन एक तरह का सॉलिड मटेरियल है। कैसा मटेरियल भाई? सॉलिड मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल में हम तीन टाइप के मटेरियल को डिस्कस करते हैं। एक होता है सीमेंटिंग मटेरियल, एक होता है सॉलिड मटेरियल, और एक ऐसा मटेरियल होता है जो आउटर सरफेस जो होते हैं दीवार की, है ना, उनको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल। तो सॉलिड मटेरियल जो लोड को बियर करते हैं, फिर ब्रिक हो गया, आपका स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, सॉलिड मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आपको हम बताएं कि जो आपका स्टोन होता है, स्टोन स्टोन कैसे बनता है? राख से बनता है, राख से, चट्टान से। तो चट्टान के बारे में भी, यानी रॉक के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि स्टोन वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम देखने वाले हैं। पहला अपना जो टॉपिक रहेगा, रॉक फार्मिंग मिनरल। क्योंकि जो स्टोन होता है राख से बनता है। जो राख होता है ना, जो आपकी चट्टानें होती हैं, वो जो राख है, वो राख किन किन मिनरल से मिलके बना होता है, उन मिनरल्स के बारे में देखेंगे कि उन मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, हार्डनेस क्या है, उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो चट्टानें होती हैं, राख होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन चट्टानों से हम स्टोन को कैसे निकालें, वायरिंग ऑफ स्टोन्स को देखेंगे। फिर यूज ऑफ स्टोन्स, आज के टाइम पे या फिर पुराने ज़माने में स्टोन का क्या यूज होता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यदि हम स्टोन को बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। यदि आप स्टोन को रोड में यूज कर रहे हो तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे स्टोन की, उसको भी देखेंगे। और स्टोन को यूज करने से पहले उसमें कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, टेस्टिंग ऑन स्टोन। यानी 6 टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। इसके अलावा यदि कोई और टॉपिक लगता है तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका रॉक फार्मिंग मिनरल, यानी किन किन मिनरल की वजह से, किन किन मिनरल से मिलकर के अपना रॉक बना हुआ है। देखो, जो कोई भी एलिमेंट होता है ना, कोई भी एलिमेंट होता है, किससे मिलके बनता है? एटम से। किससे? एटम से। और एटम किससे मिलके बनते हैं? मिनरल से। किससे? मिनरल से। तो बहुत सारे मिनरल से मिलके अपना क्या बना हुआ है? रॉक। उस रॉक को कौन कौन से मिनरल्स हैं? मिनरल्स तो हजारों मिनरल्स हैं, लेकिन उन मिनरल्स को देखेंगे जो जनरल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आपकी रॉक है, ये रॉक है, चट्टान है, ये किससे मिलके बनी है? मिनरल से। उन मिनरल के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, वही जो मैं अभी बोल चुका हूँ। द स्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स विच फॉर्म द अर्थक्रस्ट। जो अपना अर्थक्रस्ट होता है, यानी धरती की जो ऊपरी लेयर होती है, उसमें क्या होता है? रॉक्स होते हैं, और उन रॉक्स से हम क्या निकालते हैं? स्टोन निकालते हैं। पहले रॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि स्टोन कैसे निकालेंगे। तो आप हेडिंग बनाइए, रॉक फार्मिंग मिनरल। रॉक फार्मिंग मिनरल, उन मिनरल्स को पढ़ेंगे जिससे अपनी चट्टानें बनती हैं, रॉक्स बनती हैं। आपको 3 कॉलम या फिर 4 कॉलम बना लीजिए। पहले वाले में आप लिखिए हार्डनेस, दूसरे में लिखिए मिनरल्स, तीसरे में लिखिए केमिकल कंपोजिशन, और चौथे कॉलम में लिखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो देखिए, जो अपने पास मिनरल्स है, उस मिनरल्स की हार्डनेस को भी देखेंगे। तो स्टोन की जो हार्डनेस होती है, फिर रॉक की जो हार्डनेस होती है, फिर मिनरल की जो हार्डनेस होती है, वो हम लिखते हैं मोह स्केल में। इस चीज़ को नोट कर लेना, मोह स्केल में। तो जितने ज़्यादा मोह स्केल नंबर होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी हार्डनेस होती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी हार्डनेस होगी।
ठीक है। यदि मान लो मोह स्केल नंबर कम है तो हार्डनेस क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोन की जो हार्डनेस होती है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोह स्केल में। जितना ज़्यादा स्केल नंबर होगा उतनी ज़्यादा उसकी हार्डनेस होती है। तो जो पहला आपका मिनरल्स है वो है टाक। तो टाक की जो हार्डनेस नंबर है एक है, यानी मोह स्केल नंबर एक है। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है ये है हाइड्रस सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के जो हाइड्रस सिलिकेट होते हैं पे मिलके बना होता है टाक। ये फार्मूला है, फार्मूला नॉट मच इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन फार्मूला नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया जो टाक होता है किससे मिलके बना होता है ना, हाइड्रस सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशिया। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एक। अगला आपका जो मिनरल है जिप्सम, जिसकी जो हार्डनेस नंबर होती है मोह स्केल में 2 होती है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रस क्या हो गया आपका वाटर, और ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये फार्मूला भी ध्यान में रख लेना, सिंपल सा है, CaSO4 इंटू 2H2O। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2। ठीक है। तीसरा आपका क्या है, कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रहेगा। इसका जो हार्डनेस होता है 3 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 3 होती है। तो अच्छी बात यह है कि जिसका जो स्केल नंबर है वही इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो याद तो रहेगा ही, सिंपल सा है। फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम फ्लोराइड PaF2। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है और इसका हार्डनेस नंबर भी 4 है। बहुत ही सिंपल हो गया। एपेटाइट, एपेटाइट का केमिकल कंपोजिशन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो आपको हार्डनेस नंबर 5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, ये ध्यान में रख लेना। अगला जो आपका मिनरल्स है फेल्डास्पर्स। फेल्डास्पर्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 6 है और हार्डनेस नंबर भी 6 है। ठीक है। इसका जो फार्मूला अपन डिनोट करते हैं A24O8 में, वो क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। ये क्या होता है, एक को हम पोटेशियम भी कहते हैं, सोडियम भी कह सकते हैं, कैल्शियम भी कह सकते हैं। और टी क्या होता है, सिलिकॉन या फिर एल्युमिनियम। तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनो सिलिकेट, ऐसे नाम दे सकते हैं फेल्डास्पर। अगले टाइप का जो मिनरल है अपना क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज देखो, आपने जो घड़ी की जो दीवार वाली घड़ी होती है ना, उसमें क्वार्ट्ज लगा होता है, क्वार्ट्ज। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 होता है और हार्डनेस नंबर भी 7 होती है। अगला है टोपाज। टोपाज, टोपाज का 8 होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5 होती है। ऐसा नहीं है कि जिसका जितना हार्डनेस नंबर होगा उसकी उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। ऊपर तो इतने में थी लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो टोपाज, टोपाज जो होता है ना, एल्युमिनियम सिलिकेट कंटेनिंग फ्लोरीन। एल्युमिनियम सिलिकेट रहता है इसमें, और क्या रहता है, फ्लोरीन भी रहता है। कोरांडम, कोरांडम में कुछ नहीं रहता, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। इसका जो हार्डनेस नंबर होता है 9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.95 टू 4.10। अगला है डायमंड। डायमंड का हार्डनेस नंबर है 10 और इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या है, डायमंड क्या होता है, कार्बन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 3.52। तो कुछ मिनरल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम और केमिकल कंपोजिशन, हार्डनेस नंबर, ये ध्यान में रखना है। सभी इजी हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, डायमंड ही होता है। क्या होता है, डायमंड ही होता है। तो इसकी हार्डनेस नंबर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, 10। जो टाक है उसकी 1 है, तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, सबसे कम होगी। इस टेबल को अच्छे से रट्टा मार लीजिए, है ना, रट्टा क्या समझ के याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर देना। नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका डोलोमाइट, ये आगे आएगा। डोलोमाइट एक हाइपे बेफाल इग्नियस रॉक होता है। डोलोमाइट का जो केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो इसमें परसेंटेज होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ये 45% होता है। कितना होता है, 45%। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। डोलोमाइट
कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक हाइपे बेफाल इग्नियस रॉक होता है, हाइपे बेफाल इग्नियस रॉक। ये हाइपे बेफाल इग्नियस रॉक क्या है अभी हम देखेंगे। तो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो कंपोजिशन होता है 45% होता है, या फिर उससे एबव ही रहता है, एबव। ये बहुत सारे आपको राख दिख रहे हैं, बहुत सारे चट्टाने दिख रही हैं राख। तो राख को कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राख को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, राख कैसे बनती है, थोड़ा राख के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखें राख कैसे बनती है, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो देखो राख कैसे बनती है, इसका बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे। तो राख का जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। एक मैंने चार्ट गूगल से ली है और उस चार्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद एक एक करके देखेंगे। ये चार्ट का जो फोटो है उतना क्लियर कट दिख नहीं रहा है, बहरहाल पर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है राख, क्या लिखा हुआ है, राख। समझते जाइएगा, आगे भी हम इसको अच्छे से करेंगे। ये है आपका राख। राख को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक जियोलॉजिकली, केमिकली और फिजिकली। जियोलॉजिकली का मतलब होता है राख की उत्पत्ति के आधार पर, राख में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, और आपकी जो राख कैसे दिखाई देती है फिजिकली। तो जियोलॉजिकली इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, इग्नियस राख, सेडिमेंट्री राख और मेटामॉर्फिक राख। ठीक है, इग्नियस राख 3 टाइप की होती है, प्लूटोनिक, हाइपेबेफाल और वोल्केनिक। सेडिमेंट्री भी 3 टाइप की होती है, क्लास्टिक डिपॉजिट्स, केमिकल डिपॉजिट्स और ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। मेटामॉर्फिक के कुछ एग्जांपल देख लेंगे, आप चाहे तो इस चार्ट को बना लेंगे तो बहुत आसानी होगी पढ़ने में। केमिकली जो क्लासिफिकेशन है, फिलिफियस राख होता है जिसमें सिलिका डोमिनेंट होता है, आर्जिलेफियस जिसमें एल्युमिनियम, आपको जो एल्यूमिना होता है वो डोमिनेंट होता है, कैलकेरियस में जिसमें आपका जो लाइम होता है वो डोमिनेंट होता है। तो 3 टाइप की होती है, फिलिफियस, आर्जिलेफियस, कैलकेरियस। फिजिकली में देखेंगे तो स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड और फोलिएटेड। स्ट्रैटिफाइड वो होता है जिसमें परत दिखती है, जिसमें परत नहीं दिखती अनस्ट्रैटिफाइड, और जिसमें डायरेक्शन दिखती है चट्टान में वो होता है फोलिएटेड। आगे देखेंगे, डोंट वरी। इसको बनाना हो तो बना लीजिए, अदरवाइज आगे तो हम करवाएंगे ही। तो हम क्या देख रहे थे, राख। तो राख को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर और फिजिकली भी क्लासीफाई किया गया है। तो पहले तो देखते हैं चट्टानें बनती कैसी हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन में अच्छे से नज़र लगाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, समझ में आएगा नहीं आएगा, आएगा, डोंट वरी। मैं चाहता हूँ ये खाली पेज मिले। देखो चट्टानें कैसे बनती हैं, ये आपकी धरती है, ये आपकी धरती है, आपकी, ये हमारी, सबकी धरती है। इस धरती के नीचे इनर लेयर में, जो आपकी इनर लेयर होती है, इनर लेयर, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ऐसा है, हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो नीचे मटेरियल होता है, जो भी पदार्थ होता है, वो क्या होता है भाई, पिघल जाता है। फिर क्या होता है, पिघल जाता है, मोल्टेन स्टेट में होता है, पिघल जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर समझिए बात को, धरती के नीचे लेयर में, यानी पृथ्वी के, यानी अर्थ के नीचे, बहुत नीचे लेयर होती हैं, वहाँ बहुत टेम्परेचर होता है, जिससे वहाँ का मटेरियल क्या होता है, पिघला हुआ होता है। जो सिलिका वगैरह रहता है ना, पूरा पिघला हुआ होता है। अब क्या होता है कि जो आपकी ये अर्थ है, इस अर्थ में किसी कारणवश दरार आ गई, क्या आ गई, दरार आ गई, या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी विस्फोटन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोटन हो गया। तो उसमें क्या होगा, ये जो मटेरियल होता है, जो मोल्टेन लावा होता है ना, ऊपर निकलता है, झटके से ऊपर निकलता है। और क्या होता है, कुछ लावा ऊपर आके जम जाता है, कुछ नीचे ही जम जाता है, कुछ बीच में जम जाता है, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, राख का फॉर्मेशन होता है। तो फिर से हम कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जस्ट मिनट गाइस, डायग्राम बहुत गंदा हो गया था, और अच्छे से अब हम लिखेंगे, और उसको आपको नोट भी करना है जब अच्छे से डायग्राम बन जाएगा। तो डायग्राम क्या मतलब, अपना एक फ्लो डायग्राम है समझने के लिए।
ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के नीचे लेयर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिससे पदार्थ क्या होता है, पिघला हुआ रहता है ना। और वो क्या होता है, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन वो बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। यह आपका मोल्टेन मोल्टेन मास है। ये क्या होता है, बाहर निकलता है। किसकी वजह से निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी विस्फोटन की वजह से, जिससे कुछ मटेरियल यहाँ आके ठंडा होकर जम जाता है, ठीक है। यहाँ आके कुछ बीच में जम जाएगा, कुछ जहाँ से निकलता है वहीं जम जाता है ठंडा होकर के। तो इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इग्नियस रॉक में भी क्या होता है कि जो नीचे जम जाता है, जहाँ से निकला वहीं जम गया, वो होता है आपका प्लूटोनिक रॉक। जो बीच में जमता होता है हाइपे बेफाल रॉक, और जो ऊपर आउटर सरफेस में वो होता है वोल्केनिक रॉक। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, वो अच्छे से हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद और भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो ब्रीफली हम देख रहे थे उसको देख लेते हैं। अब आपके चट्टानें बन गई इग्नियस रॉक। फिर इग्नियस रॉक से आपकी क्या बनने वाली है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। फिर उससे क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये ब्रीफ में है, अभी डिटेल में करेंगे। इस डायग्राम में देखिए, ये आपका इग्नियस रॉक है। कौन सी रॉक है भाई, ये आपकी इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कैसे बनी है, ये जो आपका लावा है, लावा पिघला और उसकी वजह से राख बनी है। फिर जब इसका वेदरिंग होता है तो सेडिमेंट्री राख बनती है। फिर इससे हीट एंड प्रेशर के कारण क्या बनती है, मेटामॉर्फिक राख बनती है। बस इतना ही ध्यान में रखिए, फिर आगे हम देखेंगे। जो इग्नियस राख बनती है, इग्नियस राख के हीट एंड प्रेशर के कारण, और सेडिमेंट्री राख यानी हीट एंड प्रेशर के कारण जो इग्नियस और सेडिमेंट्री राख होती है, किस में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक राख में। ये आपको अभी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, अभी आ जाएगा पूरा का पूरा। सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है, फिर उसके वेदरिंग से क्या होता है, जब जो इग्नियस रॉक होती है वेदरिंग के कारण सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है। और अच्छी टेम्परेचर, अच्छे प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे इग्नियस रॉक को बहुत ही अच्छे से। इग्नियस रॉक क्या होती है, क्या नहीं होती। इग्नियस रॉक के दो तीन नाम और होते हैं, प्राइमरी, अनस्ट्रैटिफाइड या फिर इरप्टिव। तीन नाम देते हैं अपन जनरली। एक होता है प्राइमरी नाम, या फिर अनस्ट्रैटिफाइड, या फिर इरप्टिव। प्राइमरी का इसलिए देते हैं नाम क्योंकि पहले बनती है। अनस्ट्रैटिफाइड होती क्योंकि इसमें कोई लेयर नहीं होती, कोई स्ट्रेटा नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रखना है। कैसे बनती है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है और फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। द इनर लेयर्स ऑफ द अर्थ The inner layer of the earth are at very high temperature, causing the moss of silicate to melt। देखो, जो इनर लेयर होती है अर्थ की, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिससे जो मटेरियल होता है, जो सिलिकेट्स होते हैं वो पिघल जाते हैं। और जो पिघला हुआ मास होता है उसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। द इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ द मोल्टेन लावा आर इनसाइड द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। ये बोल रहा है कि जो धरती की इनर लेयर में जो पदार्थ पिघले हुए हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं, जिसके कारण राख का फॉर्मेशन होता है। देखो, मान के चलो यदि वो बाहर निकल आए, यहाँ मैग्मा था, मैग्मा, और वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो कुछ यहाँ ऊपर आ जाते हैं, कुछ नीचे फेटल हो जाते हैं। जो ऊपर फेटल हो जाते हैं उसे वोल्केनिक राख कहते हैं, और जो नीचे ठंडा होकर जम जाते हैं उसे बोलते हैं प्लूटोनिक राख। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक राख। द पोर्शन ऑफ लावा विच कम्स आउटसाइड द सरफेस कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स अ रॉक नॉन क्रिस्टलाइन नेचर, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वोल्केनिक, वोल्केनिक राख। यहाँ लिखा नहीं है, वोल्केनिक राख ROCK। और इसका एग्जाम्पल है ट्रैप या बेसाल्ट। क्या है, ट्रैप या फिर बेसाल्ट। और जो रेस्ट ऑफ द आपका क्या होता है, मैग्मा।
जो अंदर ही डिपॉजिट रहता है, अंदर ही धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता रहता है, और उसका जो नेचर होता है क्रिस्टलाइन होता है, उसमें क्रिस्टल होते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन, प्लूटोनिक। उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट है। ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये आपको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं हिंदी में इसको अच्छे से और बताता हूँ। जस्ट मिनट गाइज, मेरा मन कर रहा है बताने का, मैं बताऊँगा। सिंपल सी बात है यार, इग्नियस फ्रैक हम पढ़ रहे हैं, इग्नियस फ्रैक, टाइम लगे जो लगे, समझ में तो आना चाहिए ना। इग्नियस फ्रैक कैसे बनी, ये आपका धरती था, ये यहाँ आपका मैग्मा था, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसलिए इरप्टिव रॉक भी कहते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। ये मैग्मा है, तो क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकल के ठंडा होता है उसे बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक। जो नीचे ही सेटल हो जाता है, यही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, उसे बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, तो वोल्केनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। और जो बीच में ही सेटल हो जाता है, मतलब ये धरती धरती से थोड़ा सा गहराई में, तो बोलते हैं हाइपे बेफाल रॉक, हाइपे बेफाल रॉक, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल भी हैं, उनको हम देखेंगे अभी। देखो, जो आपका जो सबसे नीचे फिटल हो जाता है, यानी सबसे बॉटम में फिटल होता है, मतलब इनर लेयर, ये आपका धरती है ना, जो यहाँ फिटल होता है, यहाँ ऐसे मैग्मा निकला और यहीं फिटल हो गया, बाहर नहीं निकल पाया, धीरे धीरे यहीं ठंडा होकर जम गया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लिया, तो बोलते हैं डीप फिटेड प्लूटोनिक रॉक, डीप फिटेड प्लूटोनिक रॉक। इसको आपको लिखना है फाइनली। इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, पाइनाइट, डायोराइट एंड गैब्रो, ठीक है। जो यहाँ फिटल होता है धरती से थोड़ी सी नीचे गहराई में, तो बोलते हैं हाइपे बेफाल, एक ही एफ होगा। डोलेराइट क्या होता है, डोलेराइट इसका एग्जाम्पल है। और जो डोलेराइट होता है ना, जो बनता है उसका जो मिनरल्स होते हैं, वो क्वार्ट्ज होता है, माइका होता है और फेलास्पर होता है। डोलेराइट का केमिकल कंपोजिशन FeO3 और MgCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज होती है 45% या फिर उससे ऊपर होती है, ठीक है। और जो ऊपर आउटर सरफेस में आके लावा ठंडा होता है, वो होता है वोल्केनिक इग्नियस रॉक। उसके एग्जांपल है बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो इनके एग्जांपल इम्पोर्टेंट है और इनके नाम इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये दुनिया भर की महाभारत तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा तो याद रहेगा ना, कैसे कैसे रॉक का फॉर्मेशन हुआ। और एटलीस्ट ये जो टेबल है ना, इसको आप बना लो, और यहीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो आपकी वोल्केनिक रॉक रॉक होती है, ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें क्रिस्टल समझ में नहीं आता। और हाइपे बेफाल में क्या होता है, और इसमें डीप फिटेड रॉक में इसमें क्रिस्टल होते हैं, इसमें क्रिस्टल नज़र आते हैं। और अनस्ट्रेटिफाइड होती है, इसमें कोई स्ट्रेटा नहीं होता, चाहे वोल्केनिक रॉक हो, चाहे हाइपे बेफाल हो, चाहे डीप फिटेड प्लूटोनिक रॉक हो। अगली रॉक है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, जिसमें 3 टाइप की रॉक होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अपनी रॉक बन चुकी है इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक को कुछ और नाम होते हैं, एक्वास या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक। एक्वास रिलेटेड टू वाटर होता है। एक्वास नाम क्यों दिया गया है, अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। कॉल बैक कर लेना, फोन आया, कर जाओ। सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक का 2 नाम और है, एक्वास रॉक या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, मान लीजिए ये कोई ए रॉक है, ये कोई रॉक है, बस स्पेस चाहिए ना एक्सप्लेन करने के लिए। ये कोई राख है,
ये इग्नियस रॉक है। कैसी है? इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक यहाँ पास बनी हुई है। इसमें क्या होता है, वेदरिंग के कारण, हवा, पानी, सनलाइट, है ना, इन सभी के कारण इनके पार्टिकल क्या होते हैं, टूटते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल टूटते हैं। अब ये पार्टिकल टूटेंगे, है ना, वेदरिंग के कारण। इसके कारण, वेदरिंग के कारण ये पार्टिकल टूटेंगे, डिटेरियोरेट होंगे। और क्या होगा, ये मान लीजिए पार्टिकल टूट गए, ठीक है, पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, टूट गए। अब पानी के थ्रू, मान लीजिए पानी के थ्रू, पानी से बहते हुए पार्टिकल यहाँ आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, है ना। पानी के थ्रू बहते हुए पार्टिकल यहाँ क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। पानी के थ्रू ये पार्टिकल क्या होंगे, यहाँ डिपॉजिट होते रहते हैं। समझ में आ रही बात? पर सबसे पहली बात तो ये अपनी इग्नियस रॉक है। क्या है? इग्नियस रॉक है। और ये इग्नियस रॉक वेदरिंग के कारण टूट रही है, ठीक है, वेदरिंग के कारण क्या हो रही है, टूट रही है। फिर ये पार्टिकल क्या होते हैं, टूटते हैं। ये क्या होते हैं, पार्टिकल टूटते हैं। टूटने के बाद ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी अपनी होती है, ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी में क्या बोलोगे आप? विंड आपका हो गया, वाटर हो गया। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट होते हैं। मान लीजिए पहला इतना डिपॉजिट हो गया, फिर कुछ इतना डिपॉजिट हो गया, फिर और इतना डिपॉजिट हो गया। मतलब लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते जाते हैं। इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड रॉक भी कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन यही आएगा कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, वेदनिंग के कारण, ठीक है। और स्ट्रैटिफाइड रॉक होती है क्योंकि लेयर बाय लेयर सेटल होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्वास रॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज वाटर के कारण पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसको एक्वास रॉक भी कहते हैं। और अच्छे से देख लीजिए थोड़ा सा, ये आपकी प्री एग्जस्टिंग रॉक है, इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक। वेदरिंग एजेंसीज, रेन, सन, एयर, फ्राफ्ट, इसके वजह से इनके पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं। अब पार्टिकल टूट गए तो अपनी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होती है, रेन, के थ्रू पार्टिकल क्या होते हैं, जाके लेयर बाय लेयर धीरे 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 डिपॉजिट होते रहते हैं। और वो जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट, सेडिमेंट क्या होते हैं, पार्टिकल का डिपोजिशन, और यहाँ पार्टिकल का डिपोजिशन ही हो रहा है, इसलिए बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। वो जनरली 3 टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला आपका केमिकल डिपॉजिट्स होते हैं, दूसरा है ऑर्गेनिक डिपॉजिट, तीसरा आपके होते हैं क्लास्टिक डिपॉजिट। 3 टाइप के डिपोजिशन होते हैं। तो जो आपका केमिकल डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉल्ट्स इन ड्राइंग वाटर बेसिन। जो फॉल्ट होते हैं, जो फॉल्ट का प्रेसिपिटेट होता है, और जैसे मान लीजिए समुंदर है या फिर नदी है, के बॉटम में क्या हो गए, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, बह के आके जमा हो गए। जब पानी सूख जाता है तो वहाँ क्या चट्टानें आपको दिखेंगी, लेयर बाय लेयर, है ना। फिर बोलते हैं केमिकल डिपॉजिट्स, जैसे जिप्सम हो गया, एनहाइड्राइट हो गया, मैग्नेफाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, और लाइमस्टोन, ठीक है, एक केमिकल डिपॉजिट्स। ऑर्गेनिक डिपॉजिट क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई प्लांट गिर गया, कोई एनिमल मर गया। अब वो एनिमल तो मर गया, मरने के बाद वो बह के मान लो नदी के बॉटम में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, उस पर धीरे 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 मान लीजिए यहाँ एनिमल की लेयर आ गई, यहाँ और कुछ जो प्री एग्जिस्टिंग राख थी, इग्नियस राख, उसके पार्टिकल आ गए, फिर और एनिमल की कोई लेयर आ गई। तो धीरे धीरे जो राख बनती है ना, वो ऑर्गेनिक डिपॉजिट अपन कह सकते हैं। एक्यूमुलेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। लिथिफिकेशन ये जो टर्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स में मैंने पढ़ाया है। लिथिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिक मैटर टाइम के साथ में इतने हार्ड हो जाते हैं ना, इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो पानी के अंदर हजारों दिन रखो वो सॉफ्ट नहीं होने वाले। इसके अंदर आता है ब्रेफिया, कांग्लोमेरेट, सैंड, स्टोन, फेल, क्ले स्टोन, एक एग्जाम्पल है। प्लास्टिक डिपॉजिट में क्या होते हैं, जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग राख होती है, उसका जो डिटेरियोरेशन होता है और उससे जो चट्टानें बनती हैं वो होता है क्लास्टिक डिपॉजिट, सैंड, ग्रेवल, कार्बोनेट, कांग्लोमेरेट, ब्रेफिया। देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये कभी नहीं पूछेगा कि ऑर्गेनिक डिपॉजिट है, केमिकल डिपॉजिट है। आपसे पूछेगा कि कौन सेडिमेंट्री राख है, कौन है इग्नियस राख।
आपको जस्ट सभी एग्जाम्पल को याद रखना है। जिप्सम, एनहाइड्राइट, मैग्नेफाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ब्रेफिया, कांग्लोमेरेट, सैंड, फेल, क्ले स्टोन, जो भी नाम है हर एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। ये सेडिमेंट्री रॉक हैं। कैसे बनते हैं? वेदरिंग के कारण बनते हैं, पार्टिकल टूटते हैं और एक स्थान पर दूसरे स्थान पर डिपॉजिट होते हैं, जिससे जो चट्टानों का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। और ये सभी स्ट्रैटिफाइड होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रैटिफाइड होते हैं। इस तरीके से कुछ होते हैं। इनमें जो एक लेयर है ना, आपको लेयर बाय लेयर दिख रही है, इनमें आपको लेयर क्लियर कट नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ये आपके क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक, देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं। आपकी जो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण उनकी प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाता है। जैसे आप शांत बैठे हो ना, बड़े से हमें पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी हमें कोई एक झापड़ खींच के मारेगा तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा, यानी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे, तब मेरे को कोई बोलेगा भाई गुंडा आदमी है। ऐसे ही आपकी इग्नियस रॉक है और आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, उनके प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं फिजिकली और केमिकली भी, और एक नए टाइप का चट्टान बनता है, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो इग्नियस रॉक होती है और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, जिससे एक नए टाइप की चट्टानें बनती हैं, रॉक्स बनती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। हम देखेंगे भैया इग्नियस रॉक में अच्छा सा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ा तो किसमें कन्वर्ट होगी, है ना? तो उनका थोड़ा सा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसकी एक लिस्ट मैंने बना दी है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये आपके ओरिजिनल रॉक है ना, चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो। फिर ड्यू टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर, इनके कारण ये कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है नाइफ में, GNEIFF, नाइफ में। जो फाइनाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइफ में। जो आपका सैंड स्टोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट में। लाइम स्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल या फिर शिफ्ट में। मर्ल मर्ल कन्वर्ट होता है मार्बल में। फेल कन्वर्ट हो जाता है आपका इफ्लेट या फिफ्ट या फिर फाइलाइट में। मड स्टोन इफ्लेट में। डोलोमाइट मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। डोलोमाइट एक तरह का हाइपी बेफाल इग्नियस रॉक है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। डोलेराइट या फिर बेफाल्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कांग्लोमेरेट नाइफ या फिर फिफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्या समझ में आया मेटामॉर्फिक रॉक? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण जो रॉक्स होती हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक दैट इज इग्नियस सेडिमेंट्री, उनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं फिजिकली एंड केमिकली भी, और एक नए तरीके की रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मज़ा आ रहा होगा? ठीक है ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। देखो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रॉक को? हम पढ़ने वाले हैं अगले क्लासिफिकेशन, जो कि आपका है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल यानी चट्टानों को हम देखकर बताएंगे कि ये किस तरीके की हैं। तो फिजिकली क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है आपका स्ट्रैटिफाइड, दूसरा होता है आपका अनस्ट्रैटिफाइड। ठीक है, अनस्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड रॉक किसे कहते हैं? ऐसी रॉक जिसमें क्या हो, क्लियर कट आपको लेयर समझ में आए, है ना। फोर डिस्टिंक्ट लेयर along which the rock can be split, जिसके along रॉक को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या फिर इसका एक नाम देते हैं क्लीवेज, क्लीवेज भी देते हैं नाम। क्लीवेज क्या होता है? ये आपको क्लियर कट एक
तरीका मिल जाता है कैसे हमें चट्टान को तोड़ना है ना। एक आपको स्ट्रेटर नज़र में आएगा, वही होता है आपका क्लीवेज। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक वो रॉक होती है जिसमें आपको क्लियर कट लेयर नज़र में आती है, ठीक है। सैंडस्टोन, फेल, फ्लैट, मार्बल। और एक तरीके के क्या सेडिमेंट्री रॉक भी होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक इग्नियस रॉक होती है जिसमें कोई भी स्ट्रेटा कोई भी लेयर आपको समझ में नहीं आएगी तोड़ने के लिए। होता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप। जैसे फोटो में देखिए, ये आपको क्लियर कट एक वो दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, लेयर दिख रही है। ये आपकी कौन सी राख हो गई, स्ट्रेटिफाइड राख हो गई, ठीक है। ये भी आपकी स्ट्रेटिफाइड राख है क्योंकि इसमें भी लेयर आपको दिख रही होगी। और ये वाली जो राख है ना, ये अनस्ट्रेटिफाइड राख है, अनस्ट्रेटिफाइड राख है क्योंकि इसमें कोई लेयर नज़र में नहीं आ रही है। तो इग्नियस राख भी बोलते हैं, ठीक है, इग्नियस राख। तो स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड समझ में आ गया। तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन आपको जो होता है क्या होता है, देखो आपने इग्नियस रॉक के एग्जांपल याद कर लिए, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल याद रख लिए, तो फिर स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड है क्या याद रखना है, क्योंकि जो इग्नियस है वही स्ट्रेटिफाइड है, जो सेडिमेंट्री है नहीं, जो इग्नियस है वो अनस्ट्रेटिफाइड है, सेडिमेंट्री है स्ट्रेटिफाइड है, दैट्स इट। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगले टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उससे पहले हम देख लेते हैं फोलिएटेड रॉक क्या होती है। ये भी फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। फोलिएटेड रॉक वो रॉक होती है जिसमें एक डिफिनिट डायरेक्शन आपको दिखाई देगा और उस डायरेक्शन में आप तोड़ेंगे ना पूरी चट्टान टूट जाती है। टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली डिफिनिट डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक इन अ रॉक हैव फोलिएटेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल। देखो जो मोटा मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक जो मोस्टली रॉक होती है 90 to 95% वो फोलिएटेड होती है, क्योंकि उसमें आप क्या बोले, आप उसमें एक आपको डायरेक्शन दिखेगा तोड़ने के लिए। दो चीज़ों को छोड़ देना है आप, क्वार्ट्जाइट को और मार्बल को, क्योंकि इसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ये चूरा चूरा वाले होते हैं, पटक दो तो चूरा चूरा हो जाता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और नज़र में आता है, जो आपकी इग्नियस रॉक थी, इग्नियस वो थी स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड। जो आपकी सेडिमेंट्री थी वो थी स्ट्रेटिफाइड। जो आपकी मेटामॉर्फिक है वो है फोलिएटेड। क्या है, फोलिएटेड। एग्जाम्पल पूछेगा भैया फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल बता देना, तो जितने भी आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो सभी क्या हो जाएंगे आपके फोलिएटेड रॉक। क्वार्ट्जाइट और मार्बल को छोड़ देना। इतना सरल तरीका है याद करने का, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, आप याद रख लेना इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल, स्ट्रेटिफाइड कवर हो जाएगा। सेडिमेंट्री के रखोगे एग्जाम्पल याद तो आपका हो जाएगा कवर। इग्नियस रखोगे तो अनस्ट्रेटिफाइड, सेडिमेंट्री, स्ट्रेटिफाइड। और इनके कन्वर्जन को ध्यान में रखोगे, भैया इग्नियस रॉक की जो ग्रेनाइट है किस में कन्वर्ट हो गया, फलाना किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो जाएगा फोलिएटेड रॉक। छोड़ देना केवल क्वार्ट्जाइट को, मार्बल को, धक्का खाते रहेंगे, चूर चूर होते रहेंगे, वालों का जो स्ट्रक्चर है ग्रेनुलर है। अच्छा, अभी एक क्लासिफिकेशन और है, वीडियो देखिए पूरा, क्यों घबरा रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन तीन टाइप से होता है। एक होता है भैया जो केमिकल, कौन कौन से केमिकल उसमें डोमिनेंट हैं, है ना, मोस्टली कौन सा डोमिनेंट होता है उसको देखेंगे। जैसे समोसा, समोसा में क्या होता है मेनली, मैदा, सबसे ज़्यादा मैदा ही होता है, वही चीज़ है। तो आर्जिलेफियस राख, ऐसी राख जिसमें जो मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है क्ले या फिर एल्यूमिना, क्ले या फिर एल्यूमिना। एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3, है ना, क्ले या फिर एल्यूमिना। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट इज क्ले, इसमें रहता है। और जो आर्जिलेफियस राख होती है ना, हार्ड होती है, ब्रिटल होती है। हार्ड का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल यानी पटक दोगे तो टूट जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगी, ब्रिटल है, ठीक है, कमज़ोर है। हार्ड का मतलब आप नाखून से स्क्रैच करोगे ना, नाखून से उसको खिरोचोगे तो उसमें कोई खिरोच नज़र नहीं आएगा आपको, तो स्क्रैच नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है फ्लैट या फिर लेटेराइट। लेटेराइट का उपयोग जनरली ब्रिक बनाने में करते हैं, है ना, लाल मिट्टी होती है। तो आर्जिलेफियस रॉक में क्या होता है, इसमें क्ले डोमिनेंट होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हार्ड होती है, ब्रिटल होती है, ठीक है। एग्जांपल ध्यान में रखना आपका फ्लैट और लेटेराइट। फिलिफियस रॉक,
इसमें सिलिका डोमिनेंट होता है, सिलिका यानी फैंड, FiO2। ये हार्ड होती है और ड्यूरेबल होती है, टिकाऊ होती है। जबकि आर्जिलेफियस क्या होती है, ब्रिटल थी। ग्रेनाइट आपको हो गया, बेफाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, है ना, और आपका क्या नाइफ हो गया, फाइनाइट हो गया, ये आपकी फिलिसियस रॉक है। कैलकेरियस रॉक, इसमें लाइम डोमिनेंट होता है, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड डोमिनेंट होता है। लाइम स्टोन, मार्बल और डोलोमाइट, ये एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। वीडियो को प्रॉपर्ली अच्छे से देखिए, अपने नोट्स खुद से बनाइए, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। देखो इसी वीडियो को मैंने 40 मिनट में कवर किया, और इन चीज़ों को लिख लिख के बताता ना तो ये 1.5 घंटे का टाइम लगता। इसलिए मैंने सब पहले से ही टाइप किया है, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ, खुद नोट्स बनाया हूँ और इनको टाइप किया हूँ। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी होगी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना और बता देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।